नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन ऑफ बनारस के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। आपको बता दें कि हमारे इस चैनल का नाम है एजुकेशन ऑफ बनारस, जहां से आपको हर एक सब्जेक्ट की क्लासेस मिलेंगी, जैसे कि ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, मैथ, रीजनिंग एंड हिंदी के साथ साथ आपको बता दें कि हर एक वीडियो की आपको हमारे प्लेलिस्ट में जाएगा, हर सब्जेक्ट की वीडियो आपको मिलेगी। यहाँ तक कि आपको मैथ भी पढ़ाया जाएगा। आपको यहाँ से बेसिकली पूरा फाउंडेशन कोर्स किया जाएगा हर सब्जेक्ट का। और इस क्लास की सारी पीडीएफ है हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे चले जाइए, वहाँ हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम दिया है, आप वहाँ से जुड़ करके उसे पीडीएफ को ले सकते हैं। ठीक, तो आपको बता दें कि हम आज पढ़ाएंगे, हमारा ये पहला लेक्चर है जिसमें हम लोग पढ़ेंगे आज जियोग्राफी। जियोग्राफी को हमने 5 भागों में डिवाइड किया है। पहला है आपका एस्ट्रोनॉमी, दूसरा है जियोलॉजी, तीसरा है टोपियोग्राफी, चौथा है वर्ल्ड जियोग्राफी एंड पाँचवा है इंडियन जियोग्राफी। यानी कि एस्ट्रोनॉमी जो मतलब होता है कि अंतरिक्ष विज्ञान के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद आपको आएगा जियोलॉजी, यानी कि भूगर्भ विज्ञान, यानी पृथ्वी के आंतरिक भागों को हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद आता है टोपियोग्राफी यानी भूतल विज्ञान, यानी कि पृथ्वी के ऊपरी सतह के बारे में हम लोग जानेंगे। उसके बाद आए आपका वर्ल्ड जियोग्राफी, यानी विश्व का भूगोल पढ़ेंगे। उसके बाद आपका इंडियन जियोग्राफी, यानी कि भारत का भूगोल पढ़ेंगे। तो हम आपको बता दें कि अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे एस्ट्रोनॉमी को धीरे धीरे खत्म करने के बाद जियोलॉजी खत्म करेंगे, उसके बाद टोपियोग्राफी, तब वर्ल्ड जियोग्राफी, तब इंडियन जियोग्राफी। तो एस्ट्रोनॉमी में हम लोग पढ़ेंगे पहले आज एस्ट्रोनॉमी। आज क्या पढ़ेंगे? एस्ट्रोनॉमी में होता है आपका ब्रह्मांड यानी कि अंतरिक्ष के बारे में हम लोग जानेंगे। तो आपको पहले बता दें कि अंतरिक्ष क्या है, अंतरिक्ष कहते हैं किसे, पहले हम लोग ये जानते हैं कि ब्रह्मांड किसे कहा जाता है। तो कहेंगे कि ब्रह्मांड में दिखाई देने वाले समस्त आकाशीय पिंड को हम लोग अंतरिक्ष कहते हैं। यानी कि ब्रह्मांड में जितने सारे तारे दिखाई देते हैं, उपग्रह, ग्रह वगैरह जो भी दिखाई देते हैं, वो सब अंतरिक्ष है, यानी कि ब्रह्मांड है। तो आपको बता दें कि हमारे ब्रह्मांड में सबसे अधिक क्या है? तारे हैं। तो हमारे ब्रह्मांड में सबसे अधिक तारे हैं। तारों की संख्या गिनी नहीं जा सकती ब्रह्मांड में कितनी, लेकिन माना जाता है कि 100 अरब इंटू 100 अरब अगर तारे पाए जाते हैं, हमारी पूरी ब्रह्मांड में पाए जाते हैं। और आपको बता दें कि हम लोग तारे के बारे में भी पढ़ेंगे, ब्रह्मांड के बारे में हर एक आपको पढ़ाया जाएगा, हर एक टॉपिक बाय टॉपिक करके। आप हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा बस। और आपको बता दें कि आज हम लोग पढ़ेंगे ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे होती है। पहले थोड़ा जान लेंगे ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई कैसे, किसने बताया, कैसे बताया, ये जानेंगे। उसके बाद हम लोग तारे के बारे में पूरी आज, क्योंकि हमारे ब्रह्मांड में सबसे अधिक तारे हैं, तो हम लोग तारे के बारे में पहले ये जानेंगे कि वो कैसे बनते हैं और कैसे वो समाप्त होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे ब्रह्मांड की उत्पत्ति। तो आपको बता दें कि बेल्जियम के पादरी एक वैज्ञानिक थे, जिनका नाम था जॉर्ज लेमन तेरे। क्या नाम था उनका? जॉर्ज लेमन तेरे। उन्होंने एक महाविस्फोटक सिद्धांत, यानी से बिग बैंग थ्योरी कहते हैं। क्या कहते हैं? बिग बैंग थ्योरी, उसे कहते हैं बिग बैंग थ्योरी उसे कहते हैं हम बिग बैंग थ्योरी। इन्होंने बताया कि बिग बैंग थ्योरी में इन्होंने ये सिद्ध किया, इनके से ये सिद्ध हुआ कि जो ब्रह्मांड है उसका जो जन्म हुआ है वो आज से करीब 15 बिलियन वर्ष पहले से ये हुआ है। और ये आपको बता दें कि जो 15 वर्ष पहले, इसका अनुसार ये पहले बना ब्रह्मांड हमारा 15 बिलियन वर्ष पहले बना। तो ये कैसे बना? ये महाविस्फोट, ये बताते हैं कि महाविस्फोट कैसे बना। मैंने महाविस्फोट का मतलब इनका ये है कि इससे पहले एक बहुत उच्च घनत्व वाला तारा था। मतलब ये आपको मान लीजिए ये तारा था, ये तारा है, ठीक, ये तारा है, ये मतलब एक बड़ा तारा था, बहुत बड़ा तारा था। ये क्या था? तारा था, बहुत बड़ा तारा था, ये बहुत बड़ा तारा था, बहुत उच्च, बहुत घनिष्ठ, बहुत ज़्यादा उच्च घनत्व का तारा था। और ये इसमें एक विस्फोट हो गया, यानी कि फट गया। इसे ही कहते हैं महाविस्फोट। यानी कुछ यहाँ कण हुए, कुछ ऐसे कण फट गए, यानी कि फट गए, बहुत सारे कण इसके, मतलब ये विस्फोट किया तो फट गए, सारे कण फट गए। तो अब जब ये फटे हैं तो ये आपस में संकेंद्रित हुए, कुछ जैसे कुछ यहाँ, जैसे यहाँ संकेंद्रित हो गए, और कुछ यहाँ संकेंद्रित हो गए, फिर यहाँ कुछ संकेंद्रित हो गए, फिर यहाँ संकेंद्रित हो गए, फिर यहाँ भी संकेंद्रित हो गए, फिर यहाँ कुछ संकेंद्रित, ऐसा ही बहुत सारी संकेंद्रित हुए हैं। तो इससे क्या बना कि ये तारे मिलकर एक आकाश गंगा का निर्माण कर दिए। ये जो तारे फटे थे ये सब मिल करके ये आपस संकेंद्रित हो गए, ये तारा का निर्माण किया। यानी कि लोग तारा बनना स्टार्ट हो गए, कई तारे थे तो अपना तारा एक जगह संकेंद्रित हो गए। तो ये संकेंद्रित होकर कि इन्होंने अभी लोग कई, जैसे तारा भी ककड़ है तो तारा है, तो ये जो तारा था ये संकेंद्रित होने लगा, एकदम जुटने लगा। तो कुछ तारे एक जगह इकट्ठा हो गए, कुछ तारे एक जगह इकट्ठा हो गए, कुछ तारे ऐसे करके इन्होंने आकाशगंगा का निर्माण कर दिया। यानी कि ये आकाशगंगा कहलाने लगी। यानी एक जो ये था, ये एक आकाशगंगा थी, एक ये आकाशगंगा हो गई, एक आपको यहाँ एक आकाशगंगा है, एक ये है, एक ए है, एक ए है और एक ए है, एक है, यानी आपको यहाँ 6 आकाशगंगा दिखाई। लेकिन ऐसी ऐसी हमारे ब्रह्मांड में 100 अरब आकाशगंगाएँ हैं। ठीक, तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा ये तारा था।
तो इससे ये पता चला कि हमारे अब विस्फोट जब हुआ तो ये अलग अलग दूरी में बढ़ गए, ये बहुत उच्च घनत्व का तारा था। जब फटा तो ये, और आपको यहाँ से ये पूछेगा कि बिग बैंग थ्योरी किसने दिया था, तो किसने दिया था? जॉर्ज लेमन तेरे ने। इन्होंने बताया कि हमारा जो ब्रह्मांड ये करीब 15 बिलियन वर्ष पहले का बना है, जो कि महाविस्फोट यानी बिग बैंग थ्योरी के जरिए बना है। और आपको बता दें कि जब ये फटा तो उसके फलस्वरूप इसमें से बहुत सारे अवशेषित कण निकले थे बाहर, वो अब लोग को उतना ज़रूरी नहीं है। इसी विस्फोट के बाद स्पेस का निर्माण हुआ। आपको स्पेस उसी को कहा जाता है जो अंतरिक्ष का निर्माण इसी तरह हुआ। जब फटा ये तो ब्रह्मांड बना, बहुत सारी आकाशगंगाएं बनी तो वो स्पेस बन गई। और जब बहुत सारी आकाशगंगाएं मिली तो ये 3 आकाशगंगा, इनमें से 3 आकाशगंगाएं, यानी जैसे ये 3 हो गई, ये 3 आकाशगंगाएं, मतलब यही डिज़ाइन है, किसी तरह भी ले जाए हम लोग 3 आकाशगंगाओं को मिला करके एक सुपर क्लस्टर बनता है। क्या बनता है? सुपर क्लस्टर। तो आप ये जानें कि सुपर क्लस्टर किसे कहते हैं, तो 3 आकाशगंगाओं को मिला करके एक सुपर क्लस्टर बनता है। ठीक, सुपर क्लस्टर किसे कहते हैं, तो 3 आकाशगंगाओं को मिला करके सुपर क्लस्टर बनता है। और इन्हीं सारे सुपर क्लस्टरों को मिला करके एक ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है। बहुत सारी आकाशगंगाओं को मिलाकर, बहुत सारे सुपर क्लस्टर को मिला करके ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है। तो हमारे ब्रह्मांड में कुल कितने आकाशगंगाएं हैं, तो 100 अरब आकाशगंगाएं हैं। और कितने तारे हैं, तो 100 अरब इंटू 100 अरब तारे हैं। ठीक, हम लोग ये जानें। लेकिन एक हब्बल नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने बताया कि जो ब्रह्मांड है ये विस्तारित हो रहा है, यानी कि जो ब्रह्मांड ये यहाँ था ये फैल रहा है, यानी कि ये फैल रहा है, अभी भी ये फैल रहा है। मतलब आकाशगंगाएं, जो 2 आकाशगंगाएं उनके बीच की दूरी बढ़ रही है। आपको ये उन्होंने सिद्ध किया कि ये दूरी जो बढ़ रही है, यानी कि वो बताएं कि अंतरिक्ष जो हमारा हुआ है वो अभी भी विस्तारित हो रहा है। तो उन्होंने एक हब्बस नामक दूरदर्शी छोड़े, वैज्ञानिक थे जो छोड़े अंतरिक्ष में। जब उन्होंने छोड़े तो उससे पता चला कि इन्होंने किया कि तो उससे पता चला कि आकाशगंगाएं जो सब हैं उनके बीच की दूरियां बढ़ रही हैं। तो उनकी बात ये सिद्ध हुई कि हाँ सच में ब्रह्मांड जो है वो जो ब्रह्मांड है वो विस्तारित हो रहा है। इनके बीच की दूरी बढ़ेगी, इधर भी बढ़ेगी, इधर बढ़ेगी, यानी कि ब्रह्मांड फैल रहा है अभी। तो यानी ब्रह्मांड फैल रहा है। तो ये पता चला इससे कि हब्बल नामक वैज्ञानिक ने बताया कि अंतरिक्ष अभी भी विस्तारित हो रहा है। ठीक, और उसके बाद यानी कि बहुत सारी, और एक बात है, तो यहाँ से ये हुआ तो बहुत सारे विद्वानों ने उनका मानना है, बहुत सारे ऐसे विद्वान हैं, बहुत सारे वैज्ञानिक हैं, उनका मानना है कि ब्रह्मांड में विस्तारित जो हो रहा है वो कोई एक ऐसी शक्ति है जो इसे खींच रही है। मतलब दोनों तरफ से खींच रही है, कोई ऐसी शक्ति जो इसे खींच रही है, तो ब्रह्मांड विस्तारित हो रहा है। इसी शक्ति से ये पहले तारा फटा था। इनका मानना है, कुछ वैज्ञानिकों का मानना था कि एक शक्ति थी जो खींच रही थी, तो ये जो तारा था ये फट गया, यानी विस्फोट कर गया। जब फटा तो ये गंगाएं बन गई, लेकिन वो शक्ति अभी भी है, वो जो कि खींच रही है, और खींच के वह इसे बढ़ा रही है, यानी कि खींच रही है। अब आपको बता दें कि जब ये खींच रही है तो इसे एक कहते हैं कि, तो इन्होंने कहा कि पुनः ये कुछ दिन बताते हैं कि यह शक्ति समाप्त होगी, कुछ दिन बाद यह शक्ति समाप्त हो जाएगी। कुछ वैज्ञानिक इसे बताते हैं, उनका मानना है कि जो भी ये शक्ति समाप्त होगी तो ये फिर से सिकुड़ना चालू हो जाएगा। क्या सिकुड़ना चालू? ब्रह्मांड फिर से वो आकाशगंगाएं एक में एक मिलती जाएंगी, यानी कि ये सब जो है पूरा ये फिर से एक में मिल जाएगा। ठीक, फिर एक में सिकुड़ जाएगा। जब ये सिकुड़ जाएगा तो इसे सुपर क्रंच कहेंगे। क्या कहेंगे? सुपर क्रंच। जब मिले तो सुपर क्रंच, फटे तो बिग बैंग थ्योरी। जब फटे, जब अलग हो तो बिग बैंग थ्योरी, जब मिलेगा तो सुपर क्रंच, यानी कि इन दोनों को तोड़ के निकाल दो बाहर तो हो गया महाविस्फोट, बिग बैंग थ्योरी। और जब इसे मिला के एक में समेट दो तो सुपर क्रंच, यानी जैसे एक लड्डू ले लो, लड्डू फूटा, फट के छिटा गया तो वो क्या हो गया? बिग बैंग थ्योरी, महाविस्फोट। और जब वो एक को में लपेट के सबको दाब दो तो क्या हो गया? सुपर क्रंच। तो इसी कहते हैं सुपर क्रंच। किसे कहते हैं? सुपर क्रंच किसे कहते हैं? जब ये आपस में मिल जाए, यानी कि ये सब आकर के एक गोले में मिल जाएगा, उसे कहेंगे हम लोग सुपर क्रंच। आपको यहाँ थोड़ा दिक्कत होगी, कनिष्ठ है, लेकिन आप हमारी केवल बातों को सुनिए और अच्छे से उस पर ध्यान कीजिए। आपको यहीं याद हो जाएगा, आपको कहीं कुछ जाने की जरूरत नहीं। अगर आपको PDF अच्छे ढंग से मिलेगा आप हमारे चैनल में जाइएगा। तो ये तो बातें थी, हम आपको बता दें ऐसे ही कि सुपर क्रंच किसे कहते हैं, बिग बैंग थ्योरी किसने दिया, कैसे हुआ, ये तो आप लोग जान गए। बिग बैंग थ्योरी क्या है, यानी कि जब फटा और वो अलग अलग ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई तो वो बिग बैंग थ्योरी हो गई। उसके बाद अब हम लोग जानेंगे कि तारे की उत्पत्ति कैसे होती है, तारा कैसे बनता है। तो आइए हम लोग जानते हैं कि तारे कैसे बनते हैं और तारे समाप्त कैसे होते हैं। तारा, अब हम लोग देखेंगे कि तारा स्टार क्या होते हैं। तो पहले आपको बता दें कि हमारे जो ब्रह्मांड है उसमें सबसे अधिक क्या है? तारे हैं। तो हम लोग पहले पढ़ेंगे तारों से मिलकर बनती है आकाशगंगा। तो फिर हम लोग पढ़ेंगे आकाशगंगा के अंदर होते हैं आपका तारामंडल, नक्षत्र, सौरमंडल, तब सूर्य, तब ऐसे करके बारी बारी से हम लोग देखेंगे। तो अब पहले देखते हैं हम लोग कि तारा किसे कहते हैं, तारा है क्या। तो आपको बताते हैं कि तारा वैसे आकाशीय पिंड को कहा जाता है, वैसे आकाशीय पिंड जिसके पास स्वयं की उष्मा हो तथा स्वयं का प्रकाश हो, उसे हम लोग तारा कहते हैं, यानी स्टार कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? किसके पास? तारा के पास क्या हो? उष्मा हो और स्वयं का प्रकाश हो, स्वयं की उष्मा, यानी इसके पास 2 चीज़ें रहनी चाहिए। क्या 2 थी? एक है उष्मा रहनी चाहिए, दूसरा इसका स्वयं का प्रकाश हो,
यानी कि इसके पास स्वयं का प्रकाश हो तथा स्वयं की ऊष्मा हो। ये दो चीज़ इसके पास होनी चाहिए, जिसके पास उसकी उसे तारा कहा जाएगा। सूर्य जो हमारा है वो भी एक तारा है। आपको बता दें कि सूर्य भी एक तारा है, बस हम लोग सूर्य का नाम दे दिए हैं कि ये तारा है, जबकि वास्तव में सूर्य एक को हम लोग अपना नाम दे दिए हैं केवल। जैसे हम लोग के पास कोई बहुत ही हमारा प्रिय होता है या हमारे नज़दीकी होता है, उसका हम लोग कुछ अलग नाम रख देते हैं। उसी तरह भी ये एक तारा है, लेकिन हमसे सबसे नज़दीकी है, इसलिए उसका हम लोग रखे हैं नाम सूर्य, लेकिन जबकि वो भी एक तारा है। तो अब आपको बता दें कि सूर्य के पास स्वयं के प्रकाश है तथा स्वयं की ऊर्जा है। लेकिन आपको हम बता दें कि जैसे पृथ्वी है, ये है ग्रह है, इसके पास न तो स्वयं की ऊर्जा है न तो स्वयं का प्रकाश है। जैसे उपग्रह उनके पास भी नहीं होता है। तो हम लोग आप देखेंगे कि तारा कैसे करते हैं। तो तारा बनने से पहले यह एक विरल गैस का गोला होता है, एक गैस होती है, इसे कहते हैं विरल गैस। वो एक विरल गैस का गोला होता है तारा। पहले ये बनने से पहले इसे विरल गैस का गोला होता है। किस चीज़ का गोला होता है? विरल गैस का। विरल गैस का गोला होता है। इससे पहले यह विरल गैस का गोला होता है। कौन? ये तारा बनने से पहले यह विरल गैस का गोला होता है। जब विरल गैस का गोला होता है जब विरल गैस केंद्रित होने लगती है, यानी कि जब विरल गैस पास होने लगती है, जब वह नज़दीक होने लगती है, तो वह उसके केंद्र में छा जाती है। जो इसका जो केंद्र होता है, ये केंद्र इसी में ये छा जाती है, तो इसकी अगली अवस्था हो जाती है। यानी कि ये केंद्र में बहुत घनिष्ठ होता है, केंद्र में जमने लगता है। तो ये जमने की तरह जमते बादल की तरह छा जाता है। कौन? ये इन्हीं विरल गैस ही जब छा जाती है अपने केंद्र में जुड़ करके, जब केंद्र में ये अपने संकेंद्रित होने लगता है, सबसे ज़्यादा संकेंद्रित होने लगता है जब केंद्र में, तो ये निहारिका का रूप ले लेती है। किसका रूप ले लेती है? निहारिका। इसे कहा जाता है तब निहारिका। क्या कहा जाता है? निहारिका। इसे कहा जाता है निहारिका, यानी कि नेबुला। क्या कहते हैं? नेबुला। ये क्या कहते हैं? नेबुला। किसे कहते हैं? जब विरल गैस जब खूब अपने बीच केंद्र में संकेंद्रित होकर पास आ जाते हैं और घने बादल की तरह छा जाते हैं, जब ये अपने केंद्र में बादल की तरह छा जाते हैं, घने बादल की तरह छा जाते हैं, तो यह निहारिका यानी कि नेबुला कहा जाता है किसी विरल गैस को। जब अब यहाँ तक तो आपको पता होगा। इसके बाद जब ये जब नेबुला था, जो ये बीच में इसके जब संकेंद्रित होने, जब बादल की तरह छाने लगा, तो जब नेबुला में इस नेबुला यानी कि जब निहारिका में संलयन विधि द्वारा ईंधन जलने लगता है, यानी कि जब संलयन विधि द्वारा इसमें दहन होने लगता है, संलयन विधि द्वारा इसमें दहन माने क्या होता है? जलना। यानी कि जब ईंधन का दहन होने लगता है, यानी ईंधन जलने लगता है, तो यह तारे का रूप ले लेता है। क्या हो जाता है? तारे का रूप ले लेता है। क्या बन जाता है? तारा। क्या बन जाता है? तारा। अब आपको बता दें कि तारा के पास स्वयं की ऊर्जा होगी। कैसे होगी? जब उसके में दहन होगा तभी होगी। और वह प्रकाश कैसे होगा? जब कुछ चीज़ जलता है तो उसमें प्रकाश आता है कि नहीं? तो बस वही बात, जब ये जलने लगता है और इसमें ऊष्मा पैदा होती है तो तारा का रूप लेगा, क्योंकि तारा का फॉर्मूला आपको पहले बता दिया कि उसका स्वयं का प्रकाश हो तो स्वयं की ऊर्जा हो, तो उसके बाद स्वयं का ऊर्जा आ गई तो स्वयं का प्रकाश आ गया, तो वो बन गया तारा। तो यहाँ तारा की उत्पत्ति ऐसे होती है। अब यही तारा दो चीज़ों में जाते हैं, या तो ये बनते हैं अभिनव तारा। इसके बाद जब ये आप आगे पढ़ाएंगे, पहले अभी लोग यही देखते हैं कि अब एक बार रिवीजन देख लेंगे। पहले ये तारा क्या होता है? तो पहले तारा विरल गैस का गोला होता है। जब वो संकेंद्रित होने लगता है अपने केंद्र में, यानी कि जब जमने लगता है, तो वह विरल गैस का रूप ले लेता है। जब वो जमने लगता है, जब संकेंद्रित होने लगता है, बादल की तरह छा जाता है, तो वो निहारिका का रूप ले लेता है, जिसे कहते हैं हम लोग नेबुला। जब नेबुला के केंद्र में जब संलयन विधि द्वारा दहन होने लगता है, यानी कि जलने लगता है, उसमें ईंधन जलने लगता है, तो वह तारा का रूप ले लेता है। तो आपसे एक क्वेश्चन पूछता है कि वो सबसे बहुत मतलब हर एक कंपटीशन में क्वेश्चन को आ जाता है कि सूर्य यानी कि सूर्य भी तो तारा है, हम नाम ले रहे हैं, जैसे मान लीजिए सूर्य को रहा है तारा, तो तारा की ऊष्मा का स्रोत क्या है? कोई ये क्वेश्चन पूछता है, यानी तारा की जगह सूर्य रहता है। अभी जाने सूर्य के ऊष्मा का स्रोत क्या है? तो आपको या सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो वही है उसके नाभिक की संलयन, यानी कि जो इसके केंद्र को नाभिक कहा जाता है। किसी भी चंद्र के केंद्र को नाभिक कहा जाता है, यानी कि नाभिक में इसके, यानी कि जहाँ ये तारा बना, तो जब ये नाभिकी में इसमें दहन होने लगता है, जब संकेत होना, तो यह तो वही कहते हैं एक संलयन विधि द्वारा। संलयन विधि क्या होता है? संलयन विधि में जलता है ईंधन। किस? तो हाइड्रोजन जो होता है, हाइड्रोजन हीलियम के रूप में जलता है। किस रूप में? हाइड्रोजन हीलियम के रूप में जलने लगता है, यानी कि हाइड्रोजन जो है हीलियम के रूप में होता है। जब संलयन हाइड्रोजन का संलयन हीलियम में होने लगता है, जो हाइड्रोजन का है इसका संलयन हीलियम में होने लगता है, तो यहाँ से ऊर्जा उत्पन्न होती है तारा में। ठीक, हम लोग ये जान गए कि तारा की ऊष्मा का स्रोत क्या है, उसकी ऊर्जा कैसे बनती है, ये तो जान लिया। अब हम आपको बता दें कि तारे के कुछ कलर होते हैं जो उन्हीं के ऊपर निर्भर करते हैं। किसके ऊपर? उसी के ताप के ऊपर, यानी कि टेम्परेचर के ऊपर निर्भर करते हैं। जो हमारे तारे हैं उसका रंग कैसा होगा, इसके स्वयं के टेम्परेचर तथा स्वयं के रंग के ऊपर निर्भर करते हैं। किसके? तारा के। तो तारा के आपको बता दें कि अब आपको बता दें कि तारा जो है, ये तारा, इसका कलर कैसा होगा, ये इसी के ऊपर निर्भर करता है। पहले तो ये निम्न ताप पर, यानी कि कम ताप पर, निम्न ताप पर यह कैसा रहता है? लाल।
कैसा रहता है, लाल। जब ये उच्च घनत्व होता है मानिए, अरे मध्य घनत्व जब बीच में होता है, मध्य घन जब मध्य ताप होता है इसका, यानी कि बहुत मीडियम बीच में ताप होता है, तो ये सफ़ेद कलर का हो जाता है। कैसा हो जाता है, सफ़ेद कलर का, सफ़ेद। और जब ये बहुत उच्च घनत्व होता है, यानी कि बहुत ज़्यादा घनत्व हो जाता है, तो ये नीले कलर का हो जाता है। कैसा, नीला। तो यानी कि जब तारा का बहुत उच्च घनत्व हो तो वह नीले कलर का दिखाई देता है, लेकिन जब सब बहुत कम यानी कि निम्न हो, यानी कि 6000 डिग्री सेल्सियस, निम्न का मतलब 6000 डिग्री सेल्सियस, 6000 डिग्री सेल्सियस, निम्न का मतलब होता है 6000 डिग्री सेल्सियस अगर ताप है तो वह लाल कलर का दिखाई देगा। लेकिन जब वो उच्च घनत्व हो जाए, उसका बहुत ज़्यादा घनत्व हो जाए, तो वो नीले कलर का दिखाई देगा। लेकिन जब अगर मैक्सिमम मध्य हो, उसका मतलब मीडियम हो, बीच का हो, मध्य ताप हो, तो वह सफ़ेद कलर का दिखाई देता है। अब आपको एक बात और बता दें कि जो तारा है, इसमें हाइड्रोजन में जो हीलियम संलयन होता है, तो इसमें जो ईंधन होता है, जो जलता है नेबुला में, आपको होता है कि ईंधन का दान होता है। जब ईंधन जलता है तो ईंधन किस अवस्था में होता है जानते हैं? ईंधन जो होता है वो प्लाज्मा अवस्था में होता है। किस अवस्था में होता है? प्लाज्मा अवस्था में, प्लाज्मा अवस्था में जो ईंधन होता है वो प्लाज्मा अवस्था में होता है। प्लाज्मा अवस्था में होता है ईंधन, जो इसका ईंधन होता है, तारे का जो ईंधन होता है वह प्लाज्मा अवस्था में होता है। प्लाज्मा किसे कहते हैं? जैसे प्लाज्मा आपको बता दें कि जैसे हम लोग थूकते हैं, जैसे जो हम लोग थूकते हैं, कभी खांसी आती देखते होंगे तो वो मोटा, जो थूक आती थोड़ा मोटा लेयर में रहता है, ऐसे उस टाइप का प्लाज्मा होता है। तो उसी अवस्था में प्लाज्मा होता है, यानी कि सूर्य का जो इसका ईंधन है वो प्लाज्मा ऐसा होता है। कैसा होता है? प्लाज्मा अवस्था में होता है। तारे का ईंधन जो है वो प्लाज्मा अवस्था में होता है। ठीक, उसके बाद आपको बता दें कि तारे का रंग बता दें आपको कि लाल कैसे होता है। वह निम्न है तो लाल होगा, मध्य ताप है तो सफ़ेद होगा, उच्च ताप है तो नीला होगा, 6000 डिग्री से कम हो। ठीक, आप उसके बता दें कि जब तारे, अब यहाँ तक तो हम लोग जानेंगे तारे के बारे में, तारे कैसा बना, तारे का कैसा रंग होता है, तारे का टेम्परेचर कैसा होता है, तारे का मेन ऊर्जा का स्रोत क्या है। तो तारे की ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय संलयन, हाइड्रोजन का हीलियम में। ठीक, उसका ईंधन किस में होता है? तो प्लाज्मा अवस्था में होता है। ठीक, उसके बाद अब हम लोग देखेंगे कि अब तारा क्या होता है। जब यहाँ तक तारा बन के क्या ऐसे तारा रहता है कि आगे कुछ होता है, तो आगे भी इसका तारे का कलर कुछ इधर उधर होता है। ठीक, तारे खत्म, तारा तो अब ऐसे ही तारा अगर बनते रहेगा तो बहुत तारे हो जाएंगे, यानी तारा खत्म कैसे होता है, तो ये हम लोग देखेंगे कि तारे खत्म कैसे होते। ठीक, तारे खत्म कैसे होते ये हम लोग देखेंगे। उसके बाद देखते हैं, तो हम लोग देखेंगे अब आगे की, मतलब तारा बन जाता तो होता क्या है। ठीक, थोड़ा मिटा दिए हैं, आपको PDF मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे। ठीक ना, अब यहाँ तारा जो होता है, तो फिर ये जब यहाँ एक बनता है आगे चल के, ये लाल दानव, क्या बनता है? लाल दानव, इसे कहते हैं लाल दानव। लाल दानव कैसे बनता है ये जानते हैं? जब तारा की ऊर्जा, यानी कि तारे का ईंधन जब समाप्त होने लगता है, जब तारे का ईंधन समाप्त होने लगता है, जब तारा का ईंधन समाप्त होने लगता है, तो यह लाल दानव का रूप लेता है और आकार में बढ़ने लगता है। क्या करता है? आकार में ये बढ़ने लगता है, बड़ा होने लगता है। जब ईंधन इसका समाप्त होता है, तारे का ईंधन जब समाप्त होने लगता है, तो यह तारा बड़ा रूप, विशाल होने लगता है, यानी बड़ा होने लगता है, तो उसे हम लोग कहते हैं लाल दानव। अब ये करता है क्या है, ये अब बहुत अधिक तो एक आध तारे होते हैं जो बहुत अधिक बढ़ जाते हैं, बहुत होते हैं बहुत कम बढ़ते हैं। ठीक, तो ये अब इसके आगे जब बढ़ते हैं तो ये दो ऊपर डिपेंड करते हैं। एक तो या तो बनते हैं श्वेत वामन, क्या बनते हैं? श्वेत वामन, या तो बनते हैं अभिनव तारा। क्या बनते हैं? अभिनव तारा। क्या बनते हैं? अभिनव तारा। या तो ये श्वेत वामन बनेंगे या तो ये अभिनव तारा बनेंगे। अब ये केस दो ऊपर डिपेंड करती है, किसके ऊपर ये बनेंगे, किसके ऊपर नहीं बनेंगे। ठीक, तो इसमें एक रीज़न होता है। एक कहते हैं इसे चंद्रशेखर सीमा जिसे कहा जाता है। चंद्रशेखर सीमा का मान होता है चंद्रशेखर सीमा कहते हैं सन का मास, यानी सन का द्रव्यमान गुणित 1.44 गुना। ठीक, ये इससे अगर इससे कम है, अगर इससे कम है, चंद्रशेखर सीमा का मतलब होता है कि सूर्य के द्रव्यमान का करीबन 1.5 गुना, लगभग 1.5 गुना मानते होता है 1.44, यानी हम लोग ले लें उसे, मानते हैं लोग लगभग 1.5 गुना, यानी कि सूर्य के द्रव्यमान का लगभग अगर 1.5 गुना से कम है उसका द्रव्यमान, किसका? जो ये लाल दानव है, इसका द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान का लगभग 1.5 गुना से अगर कम है, तो वे श्वेत वामन बनेगा। क्या बनेगा? श्वेत वामन बनेगा। अगर चंद्रशेखर सीमा जिसे कहते हैं वो, यानी सूर्य के सन का मास इंटू 1.44 गुना, 1.44 से अधिक है, ठीक, इससे अधिक है,
यानी इससे अधिक है। जब सूर्य के मास घूरते 1.4 यानी कि सूर्य के द्रव्यमान का 1.5 गुना से अगर अधिक है इसका द्रव्यमान, किसका, लाल दानों का द्रव्यमान, तो वह अभिनव तारा बनेगा। क्या बनेगा? अभिनव तारा बनेगा। ठीक, अब ये जान जाइए कि श्वेत वामन कब बनेगा, अभिनव तारा कब बनेगा। जब लाल दानव द्रव्यमान में सूर्य के द्रव्यमान का 1.5 गुना से अगर कम है तो वह अभिनव तारा बनेगा। अगर सूर्य के द्रव्यमान का लगभग उसके 1.5 गुना से अधिक है तो वह अभिनव तारा बनेगा। एक्चुअली उसका होता है यही चंद्रशेखर सीमा का मान होता है सूर्य का द्रव्यमान इंटू 1.44, लेकिन हम लगभग आपको बता रहे हैं, याद रहे, सन का मास इंटू सन का द्रव्यमान गुणते 1.44 गुना से अगर अधिक है तो वह अभिनव तारा बनेगा, अगर उससे कम है तो श्वेत वामन बनेगा। ठीक, अब आपको तो पढ़ाएंगे हम लोग, या तो ये अभिनव तारा बनेगा या तो श्वेत वामन। ठीक, अब हम लोग देखेंगे, पहले श्वेत वामन को देख लेते हैं, फिर उसके बाद अभिनव तारा को देखेंगे। ठीक, पहले हम लोग श्वेत वामन बताते हैं। तो जो ये श्वेत वामन है इसे हम लोग कहते हैं, जब आकार बड़ा होता है, इससे ज़्यादा द्रव्यमान नहीं हो पाता, जब ये और ईंधन खत्म हो जाता है तो श्वेत वामन बन जाता है। तो इसे हम लोग एक और नाम जानते हैं जिसे कहते हैं जीवाश्म तारा। जीवाश्म तारा क्या कहते हैं? जीवाश्म तारा। इसे किस नाम से जाना जाता है? जीवाश्म तारा के नाम से। किसे? श्वेत वामन को। श्वेत वामन को जीवाश्म तारा के नाम से जाना जाता है। ठीक, श्वेत वामन को जीवाश्म तारा के नाम से हम लोग जानते हैं, श्वेत वामन जीवाश्म तारा कहते हैं। ठीक, अब आपको बता दें कि जब श्वेत वामन की ये अंतिम अवस्था है, इसके बाद श्वेत वामन तारे खत्म होने की कगार पे हो जाते हैं। जब ये इसके बाद श्वेत वामन के बाद ये आता है, ये बनता है काला वामन। क्या बनता है? काला वामन। ये बनता है काला वामन, काला वामन। ठीक, जब ये काला वामन बनता है, जब काला वामन कब बनता है जानते हैं? जब काला वामन, जब श्वेत वामन जब चमकना छोड़ दे, यानी कि यहाँ तो ईंधन इसका समाप्त हो रहा था तो लाल दानव बन गया, आकार में बड़ा हो गया और ये चंद्रशेखर सीमा, और मतलब ईंधन इसका खत्म हुआ और चंद्रशेखर सीमा को पार नहीं कर पाया तो ये श्वेत वामन बन गया। जब श्वेत वामन बना तो थोड़ा बहुत जिसमें ऊर्जा थी, जो चमक रहा था, वो भी चमकना एकदम छोड़ करके एकदम समाप्त हो गया, यानी ईंधन इसका एकदम समाप्त हो गया, ये एकदम चमकना छोड़ दिया। जब ये एकदम चमकना छोड़ देगा तो ये बनेगा काला वामन। क्या बनेगा? काला वामन। अब आप हमको बताइए कि काला चीज़ अंतरिक्ष में कभी दिखेगा? नहीं, इसका भी अंत होता है। आपको आगे इधर से आएंगे ब्लैक होल, जो ब्लैक होल से वो खींच के अपने में मिला लेता है, और यानी कि पूरे तारों का अंत ब्लैक होल में होता है। तो आगे पढ़ेंगे भी, देखिए यहाँ आगे चलिए। तो हम लोग काला वामन आप जहाँ समझ गए कि जब श्वेत वामन चमकना एकदम छोड़ दे तो क्या बनता है? काला वामन। ठीक, और श्वेत वामन कब बनता है? जब वो लाल दानव चंद्रशेखर सीमा के द्रव्यमान को पार नहीं कर पाता है तो वह श्वेत वामन बन जाता है। ठीक, अब हम देखेंगे अभिनव तारा। अब नीचे आएंगे अभिनव तारा। जब लाल दानव चंद्रशेखर सीमा को पार करके उससे बड़ा हो जाता है, यानी कि सूर्य के द्रव्यमान का लगभग 1.5 गुना से अधिक अगर लाल दानों का द्रव्यमान है तो वो बनेगा जीवाश्म तारा। जीवाश्म तारा को एक नाम और जिसे जानते हैं, जिसे कहते हैं विस्फोटक तारा। क्या कहते हैं? विस्फोटक तारा। विस्फोटक तारा। ठीक, विस्फोटक तारा। अब एक बात ख्याल रखिए, श्वेत वामन को जीवाश्म तारा और अभिनव तारा को विस्फोटक तारा। जीवाश्म श्वेत वामन को जीवाश्म तारा, अभिनव तारा को विस्फोटक तारा। ठीक, दो चीज़ याद रखें, श्वेत वामन को कहते हैं हम लोग जीवाश्म तारा, विस्फोटक तारा को कहते हैं अभिनव तारा, अभिनव तारा को कहते हैं विस्फोटक तारा। ठीक ना, ये हो गया। अब आपको बता दें, जैसे इसका नाम ही है विस्फोटक, यानी कि इसमें विस्फोट होता है जब ये द्रव्यमान में सूर्य के द्रव्यमान से लगभग 1.5 गुना अधिक लाल दानों का रूप अगर द्रव्यमान हो तो वह अभिनव तारा बनता है, यानी कि विस्फोटक तारा बनता है। जब भी विस्फोटक तारा विस्फोट करता है, यानी कि जब ये विस्फोटक तारा, इसका नाम ही है, देखिए जैसे ये एक लड्डू है, आपको एग्जांपल दे रहे हैं, ये लड्डू है, लड्डू में ऐसे होता है कि नहीं होता? लड्डू होता है ना ऐसे ऐसे, जब ये फटेगा तो छिटा जाएगा, यानी कुछ यहाँ जाएगा, कुछ यहाँ जाएगा, कुछ यहाँ, कहीं कुछ यहाँ, कुछ यहाँ, इसी से फट जाएगा। जब ऐसे छिटाएगा, जब ये छिटेगा तो इसमें एक ऐसा निकलेगा, जो ये निकला है, ये जो होगा ये बहुत उच्च घनत्व का है, इसमें था बहुत उच्च घनत्व का कोई रहेगा, जिसे हम लोग कहेंगे न्यूट्रॉन। क्या कहेंगे? न्यूट्रॉन। जिसका बहुत उच्च घनत्व होगा उसे कहेंगे न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन क्या कहेंगे? न्यूट्रॉन। किसे कहेंगे? न्यूट्रॉन। जिसके पास बहुत उच्च घनत्व, यानी विस्फोट के बाद इसका घनत्व सबसे ऊंचा होता है, यानी न्यूट्रॉन जो है, न्यूट्रॉन का विस्फोटक के बाद सबसे अधिक ऊंचा घनत्व होता है, बहुत ज़्यादा घनत्व इसका होता है, किसका? न्यूट्रॉन का। लेकिन इसी में से एक कोई से ऐसा होगा जो कि बहुत तेज़ घूम रहा होगा, तो घूमेगा बहुत तेज़, यानी दो ऐसे बहुत तेज़, ऐसे मतलब अब बहुत तेज़ घूमेगा, बहुत तेज़ घूमता है, जो बहुत तेज़ घूमता है उसे हम लोग पल्सर बोलते हैं, और वह बहुत चमकीला होता है। यानी इसमें से कुछ ऐसा भाग होगा जो बहुत चमकता होगा, जिसे बीच में थोड़ी मोड़ी ऊर्जा बची तो जो फटा तो वो जाके चमकता होगा, खूब ऊँचेगा, तो उसे कहेंगे हम लोग। जैसे ये मान लेते हैं कि यहाँ ये चमक रहा है बहुत ज़्यादा, और जो अगर ये चमक रहा है ये बहुत तेज़ से घूमता भी है, इसे हम लोग कहते हैं पल्सर। क्या कहते हैं? पल्सर। ठीक, इसे कहेंगे पल्सर। और जो इसमें से एक निकलेगा जिसके पास चुंबकीय क्षमता बहुत अधिक होगी, इसके पास मतलब यही है, इसके पास चुंबकीय क्षमता मान लेते हैं, इसका कुछ भाग है जिसमें बहुत ज़्यादा चुंबकीय क्षमता है,
इसे कहेंगे हम लोग क्वेसर। क्या कहेंगे? क्वेसर। क्या कहेंगे? क्वेसर। ठीक। तो अब हमें ये पता चला कि विस्फोटक तारा यानी कि अभिनव तारा से 3 प्रकार के तारे बनते हैं। जब ये विस्फोट करता है तो कौन कौन से बनते हैं ये हम लोग देख लेंगे अच्छे से। ठीक। जब ये विस्फोट करता है तो एक बनता है आपका न्यूट्रॉन, दूसरा बनता है पल्सर, तीसरा बनता है क्वेसर। यानी कि पल्सर ये बनता है, अरे सॉरी, ये बनता है न्यूट्रॉन तारा। क्या बनता है? न्यूट्रॉन तारा। कौन सा तारा? न्यूट्रॉन तारा। ये बनता है पल्सर, ये बनता है क्वेसर, ये बनता है आपका क्वेसर, ये पल्सर, ये न्यूट्रॉन। अब आप ये तीनों की खूबी जान गए होंगे। न्यूट्रॉन के पास बहुत उच्च घनत्व होता है, पल्सर के बाद थोड़ी बहुत तेज चमकता है, यानी पल्सर के पास तारा बहुत चमकता है, इसमें उच्च घनत्व होता है। और एक चीज़ इसमें और है, क्या? इसमें विद्युतीय चुंबकीय तरंगे उठती हैं, यानी कि विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं। किसमें? पल्सर में। और पल्सर बहुत तेज घूमता है। घूमने में तो पल्सर और क्वेसर दोनों बहुत तेज घूमता है, बहुत तीव्र गति से घूमता है। लेकिन इसके पास ये है कि ये बहुत ज़्यादा चमकता है, प्लस इसके पास एक है क्या खास, कि इसके पास विद्युतीय चुंबकीय तरंगे उठती हैं। और ये क्वेसर है, जो क्वेसर के पास एक खास है कि इसमें चुंबकीय क्षमता बहुत ज़्यादा होती है। यानी कि इसमें यह जो क्वेसर है ये तारे की लगभग अंतिम अवस्था है। जो ये तारा है ये यहाँ खत्म हो जाएगा, ये भी खत्म हो जाएगा, लेकिन ये न्यूट्रॉन अभी ये और सिकुड़ेगा, ये आगे चलेगा आपको। ले हम ये देखते हैं क्वेसर। जब क्वेसर बहुत अधिक घनत्व हो जाए, मतलब क्वेसर जब चुंबकीय क्षमता के बाद अधिक हो गई, पल्सर के पास ये चमकता है, वो ज़्यादा तेज चलता है, क्वेसर भी बहुत तेज चलता है। लेकिन जब न्यूट्रॉन, आपको बताए थे कि न्यूट्रॉन क्या है, यह आपको बताया था बिना कि न्यूट्रॉन बहुत उच्च घनत्व होता है, यानी कि सिकुड़ता है, यानी उच्च घनत्व से और सिकुड़ता है और सिकुड़ता है और सिकुड़ता है और सिकुड़ते ये ब्लैक होल बन जाता है। जब इसकी एकदम ऊर्जा खत्म हो जाती है तो ये बनता है ब्लैक होल। क्या बनता है? ब्लैक होल। ठीक। यह तारे की अंतिम अवस्था है। किसे कहते हैं? ब्लैक होल को। और ब्लैक होल का सबसे ऊंचा घनत्व होता है, इससे ज़्यादा घनत्व किसी का नहीं है। पूरे तारे में सबसे अधिक घनत्व ब्लैक होल का होता है, उच्च घनत्व। क्यों? क्योंकि ये सिकुड़ के एकदम सिकुड़ के बना है। तो जब सिकुड़ के बनता है तो ये बनता है आपका ब्लैक होल। और ब्लैक होल में अगर एक ब्लैक होल से प्रकाश भी पार नहीं कर पाता, ये इतना उच्च घनत्व इसका होता है। और इसकी वजन की बात करें तो इसके 1 चम्मच वजन का भार 10 हाथियों के वजन के भार के बराबर होता है। ठीक। किसका? ब्लैक होल का ये। और ये जब आपको बता दें कि इसकी खोज, ब्लैक होल की खोज की थी चंद्रशेखर जी ने। किसने की थी? चंद्रशेखर जी ने। किसने की थी? चंद्रशेखर जी ने। चंद्रशेखर जी। किसने किया था? चंद्रशेखर जी ने। किसका खोज की थी? ब्लैक होल की खोज किसने की थी? तो चंद्रशेखर जी ने इसकी खोज की थी। ब्लैक होल की चुंबकीय क्षमता भी बहुत अधिक होती है। ठीक। अब आप कहेंगे कि सर क्वेसर की अधिक थी, तो इसका कैसे? क्वेसर तो मतलब फटा, तो उसके पास इन तीनों कंप्रोमिजन में क्वेसर की अधिक थी। लेकिन जब यह और सिकुड़ेगा तो इसके पास चुंबकीय क्षमता अधिक हो जाती है सिकुड़ते। और ये करता क्या? जब चुंबकीय क्षमता अधिक हो जाती है, किसी को खींच लेगा, तो ये क्या करता है कि यहाँ से श्वेत वामन को और यहाँ से काला वामन को भी खींच करके अपने में चिपका लेता है। अब आप कहेंगे कि सर जब एक श्वेत वामन था, काला वामन बन गया, तो फिर कहाँ बचा? तो आपको ये बता दें कि तारा तो एक नहीं, बहुत सारे तारे बनते हैं और रोज़ ख़त्म होते हैं। तो कुछ ब्लैक अवस्था में चले गए रहते हैं, कुछ श्वेत वामन की अवस्था में रहते हैं, जो इसके पास नज़दीक से खींच करके ये अपने में मिला लेता है। ठीक। तो ये कहेंगे कि तारों का अंत ब्लैक होल के माध्यम से ही होता है। कोई बचे हैं उनको मिला लेता है, प्लस जो यहाँ से इनके भी खींच खाच के सबको एक मिला के ब्लैक होल बना लेता है। तो आपसे कोई पूछेगा कि तारों की अंतिम अवस्था किस रूप में होती है, तो बताएंगे कि उसका अंत, तारों का अंत ब्लैक होल में होता है। ठीक। अब चंद्रशेखर सीमा के बारे में आप लोग जान ही गए। अब लाल दानों का आकार जो आपको बता दें, ये जो बहुत बड़ा है, तो आपको कुछ इसमें इंपॉर्टेंट बना दें कि जब सूर्य अभी तो सूर्य बना नहीं है, लेकिन सूर्य भी बनेगा तो सूर्य के द्रव्यमान का है, यानी कि सूर्य जब भी बनेगा तो श्वेत वामन ही बनेगा। ठीक। जब सूर्य लाल दानों का रूप लेगा, जब सूर्य बढ़ते जाएगा, खूब बड़ा होगा, तो ये कम से कम बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, यानी कि 4 ग्रहों को यह निगल जाएगा, यानी कि उनको भी चला करके आपस में मिला लेगा। तो ये अपने समीप के 4 ग्रहों को ख़त्म कर देगा। कौन? सूर्य। कौन से 4 ग्रह? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, 4 को यह ख़त्म कर देगा। ठीक। अब आपको बता दें कि एक नाम है इसका, कहते हैं वाइट होल। आप कहेंगे सर ब्लैक होल तो पढ़े, वाइट होल भी होता है। हाँ होता तो ज़रूर है वाइट होल, लेकिन ये बता दें आपको कि ये जो वाइट होल है यह काल्पनिक है। वास्तव में वाइट होल कोई नहीं है, यह एक काल्पनिक है, यह एक परिकल्पना है, जिसमें यह मान लिया जाता है कि जो प्रकाश आते हैं यह सारे प्रकाश वाइट होल के से आते हैं। लेकिन वास्तव में यह
कहीं साक्ष्य इसका मिला नहीं है, न कि ये कोई सत्य है, ये एक काल्पनिक है। वाइट होल जो है, जो ये वाइट होल है, वाइट होल ये एक काल्पनिक है। वाइट होल क्या है? काल्पनिक है। ठीक, वाइट होल काल्पनिक है, जहाँ से परिकल्पना की जाती है, यानी परिकल्पना करके वाइट होल बना देगा, जिसे में मान लिया जाता है कि सारे प्रकाश जो आते हैं वह सब इसी जगह से आते हैं। ठीक, अब हम आपको बता दें कि अब यहाँ थोड़ा सा रिवीजन में हम लोग चलते हैं, एक बार फिर से सोचते हैं, बताते हैं, आप भी क्वेश्चन समझिए। तारा बनने सबसे पहले बनता है, पहले पर क्या होता है? विरल गैस का गोला। उसके बाद इसमें जब संकेतित होता है तो क्या बनता है? निहारिका यानी कि नेबुला। जब नेबुला में इसके बीच में, जब इसके बीच में होता है आपका संलयन तो क्या बनता है? तारा। जब तारा का ईंधन समाप्त होने लगता है तो क्या बनता है? लाल दानव। जब तारा का ईंधन किस अवस्था में होता है? तो प्लाज्मा अवस्था में। तारा किस अवस्था में होता है? प्लाज्मा अवस्था में। तारा का ईंधन किस अवस्था में होता है? प्लाज्मा अवस्था में। और तारा भी प्लाज्मा अवस्था में ही होता है। ठीक ना, ये याद रखना, तारा जो है ये प्लाज्मा अवस्था में होता है। कहते हैं ना, चलो ले चले हमें तारों के शहर में, मत जाना तारों के शहर में, वहाँ प्लाज्मा अवस्था में है, जाओगे धस जाओगे। ये सब झूठा है, गाना बन जाता है कि चलो ले चले तुम्हें तारों के शहर में। आई जाना कोई है, मत जाना तारों के शहर में, नहीं जल जाओगे। ठीक, तो ये जान जाइए कि ये प्लाज्मा अवस्था में होता है। तारा पूरा प्लाज्मा अवस्था में है, और प्लाज्मा अवस्था में इसका ईंधन होता है प्लाज्मा अवस्था में। और एक चीज़ इसमें है कि निम्न, यानी इसका निम्न ताप, यानी ये टेम्परेचर अगर इसका निम्न है, कम है, तो ये बनेगा लाल दानव, लाल रंग का बनेगा, सॉरी। और मध्य, अगर इसका तापमान मध्य है तो ये बनेगा सफ़ेद। अगर इसका बहुत ज़्यादा उच्च घनत्व, उच्च ताप है तो ये बनेगा नीला। क्या होगा? निम्न है तो लाल, मध्य है तो सफ़ेद, ऊँचा है तो नीला, उच्च घनत्व है तो नीला कलर बनेगा। ठीक, उसके बाद जब इसका तारा का जब ये समाप्त हो जाएगा, क्या समाप्त हो जाएगा, यानी इसकी ईंधन समाप्त होने लगा तो ये बनेगा लाल दानव। जब ये लाल दानव बन जाएगा तो ये दो चीज़ पे डिपेंड करेगा, या तो चंद्रशेखर सीमा यानी कि सूर्य के द्रव्यमान का लगभग 1.5 गुना से अधिक अगर लाल दानव का द्रव्यमान है तो वह बनेगा अभिनव तारा। क्या बनेगा? अभिनव तारा। अगर उससे कम है, यानी कि सूर्य के द्रव्यमान से लगभग 1.5 गुना से कम है, तो वह श्वेत वामन बनेगा। ठीक, जब श्वेत वामन बनेगा तो इसे जीवाश्म तारा भी कहते हैं। श्वेत वामन को क्या कहते हैं? जीवाश्म तारा कहते हैं। जब श्वेत वामन का जो है वो भी ईंधन समाप्त हो जाता है तो वह बनता है काला वामन। क्या बनता है? काला वामन। जब वो बन जाता है, एकदम चमकना छोड़ देता है, ईंधन समाप्त हो जाता है, एकदम किसी काम का नहीं रह जाता, तो बन जाता है काला वामन। अब उसके बाद आएंगे हम लोग अभिनव तारा। अगर अभिनव तारा को एक और नाम से जानते हैं, किस नाम से जानते हैं? यानी कि विस्फोटक तारा। अभिनव तारा कैसे बनता है? जब लाल दानव का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान का लगभग 1.5 गुना से अधिक हो तो वह बनता है अभिनव तारा। जब अभिनव तारा विस्फोटक तारा का रूप ले लेता है, क्या इसे लेता नहीं है, इसे कहते हैं विस्फोटक तारा। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये फटता है, इसे कहते हैं विस्फोटक तारा। जब ये फटता है तो इसमें 3 प्रकार के निकलते हैं तारे। एक बनता है न्यूट्रॉन, एक बनता है पल्सर, एक बनता है क्वेसर। जो न्यूट्रॉन के पास बहुत उच्च घनत्व होता है, जबकि पल्सर बहुत चमकता है, बहुत तेज घूमता है, और इसके पास विद्युतीय चुंबकीय तरंगें रहती हैं। और क्वेसर के पास बहुत अधिक उच्च, मतलब चुंबकीय क्षमता अधिक होती है, लेकिन ब्लैक होल से कम होती है। जब न्यूट्रॉन और सिकुड़ करके और सिकुड़ने लगता है तो वो बनता है ब्लैक होल। जब ब्लैक होल बन जाता है तो ये तारे का अंत इसी तरह से हो जाता है, और इसके पास बहुत ज़्यादा चुंबकीय क्षेत्र हो जाता है। जब चुंबकीय क्षमता हो जाती है, जब चुंबकीय क्षमता अधिक होती है तो वे श्वेत वामन और काला वामन चाहे इन सबों को जब पाता है तो खींच लेता है। जब इसके नज़दीक आते हैं तो वो खींच करके ब्लैक होल में अंत कर देता है। इनका भी खींच लेता है, अगर कभी मिल जाते हैं लोग तो इनको भी पास होता है तो खींच ले मिला लेता है। और ये न्यूट्रॉन को भी खींच लेगा, न्यूट्रॉन को भी खींच लेगा अगर पास मिल गए तो। जल्दी मिलते नहीं, लेकिन ये दोनों को, इन सब को खींच करके ब्लैक होल में ख़त्म कर देता है। और ब्लैक होल की खोज किसने की थी? तो चंद्रशेखर जी ने की थी। ठीक, इतना तक आपको रिवीजन करना है। उसके बाद आपको बता दें कि हमारे चैनल का नाम है एजुकेशन ऑफ बनारस। आपको अगर ये हमारी वीडियो अगर अच्छी लगी होगी, ठीक, तो इसे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और ठीक, और आप यहाँ से क्या जाने, एक चीज़ जान गए कि चलो ले चले तुम्हें तारों के शहर में। तारों के शहर में मत जाना। क्यों? क्योंकि वहाँ प्लाज्मा अवस्था में होता है तारा, उसी में जाओगे जल जाओगे। ठीक, हाँ, तो ये याद रहना। कोई अगर कहे तो कहना नहीं बाबा हम नहीं जाएंगे, वहाँ जलने की कंडीशन होती है, इसलिए हम नहीं जाएंगे। ठीक, उसके बाद अब आपको बता दें कल हम लोग पढ़ेंगे आकाशगंगा के बारे में। अब आज का लेक्चर हमारा ये समाप्त होता है। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। ठीक, धन्यवाद।